नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदी का एक फुल प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि यूपी लेखपाल, यूपीएसआई, यूपीपी या फिर यूपी वीडियो, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के तहत कोई भी वैकेंसी या फिर यूपी पीसीएस, यानी कि जहां जहां पे जिस सिलेबस में भी हिंदी, यूपी टेट हिंदी जहां जहां पे पूछी जा रही है, अगर आप उस सेक्शन पे परीक्षाएँ देने वाले हैं तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो देखने से पहले आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को डॉट डॉट कहते हैं। यानी कि जो ज्ञान की किसी विशेष विधा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो हाँ जी, आपको मालूम होगा, उनको परिभाषिक शब्द कहते हैं। तो यानी कि परिभाषिक शब्दावली ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, भाववाच्य में क्रिया होगी। तो आपको बताते चलें कि जो वाच्य होते हैं तीन प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आपसे पूछा गया है कि भाववाच्य में क्रिया क्या होती है? तो भाववाच्य में सदैव और सदैव एक वचन की क्रिया होती है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए, अगला क्वेश्चन है कि चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो जो चुनौती शब्द आपके सामने लग रहा है, चुनौती में मन, मन तो कहीं है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ती और मनो, अवति, इन तीनों में से आपको छांटना है। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और प्रत्यय का ठीक विपरीत उपसर्ग होता है, जो कि शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि चुनौती में और उपसर्गों को छांटने के लिए मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा कि अगर आप प्रत्यय या फिर उपसर्ग छांट रहे हैं, कि जैसे यहाँ पे हमको चुनौती में प्रत्यय छांटना है, तो आप शब्द को 2 से 3 बार केवल आराम से पढ़िए, ऑटोमेटिक प्रत्यय या फिर उपसर्ग उसे निकल आएगा। जैसे यहाँ पे प्रत्यय छांटना है तो चुनौती को हम धीरे धीरे पढ़, जैसे चुनौती, 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 लास्ट में क्या आ रहा है? अवती प्रत्यय। समझ में आ रहा है कुछ? यानी कि अवती अलग हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय इसमें जो होगा वो होगा अवती, यानी कि ऑप्शन जो ये दिख रहा है आपका डी, अवती, ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में अल उपसर्ग लगा हुआ है? जी, उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं। तो अगर अल उपसर्ग की बात करें तो अलमस्त, जी हाँ, आपको हमको पहला ही मिल गया, यानी अलमस्त मतलब अल और मस्त अलग अलग शब्द हैं, तो इसका मतलब अलमस्त, ये सही विकल्प होगा आपका। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की हवाइयाँ उड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चेहरे की हवाइयाँ उड़ना का मतलब होता है कि घबरा जाना। तो घबरा जाने का मतलब होता है ऑप्शन बी आपका सही। ठीक, यानी कि जैसे कहते हैं ना, ये मास्टर को देखते ही बच्चों के ये चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, तो यानी कि कोई भयावह चीज़ या फिर वैसे कुछ देख के या फिर किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति से आपके चेहरे में जब भयावह आ जाए स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे हम इसीलिए ये कहते हैं। ठीक, यानी कि चेहरे की हवाइयाँ उड़ना। अगला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि क्या होगी? तो आपको बताते चले, संधियाँ 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सदैव, तो इसका जो विच्छेद होता है सदा धन ए होता है, तो यानी कि ए और आ धन ए मिल रहा है, यानी कि आ और ए, यानी कि सदा, सदा धन ए होता है इसका जो विच्छेद होगा। तो सदा ए विच्छेद हो रहा है, इसका मतलब अ और छोटा ए मिलके आय का निर्माण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहा है? यहाँ पे आय यानी वृद्धि हो रही, तो इसका मतलब जो वसंधि होगी ये होगी वृद्धि संधि, यानी कि व्यंजन स्वर की वृद्धि संधि होगी। ठीक, ऑप्शन आपका सी। अगला क्वेश्चन है, यह काम मैं आप कर लूँगा। यह आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप क्या है? तो आप समझ गए होंगी, तो यहाँ पे जो आप लगा हुआ है ये निजवाचक यानी व्यक्ति के लिए, खुद के लिए प्रयुक्त हो रहा है, यानी कि निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है क्या आप। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? अगर छंद के अंगों के आधार पर आपसे गढ़ की परिभाषा पूछी जा रही है तो तीनों वर्णों के समूह के जो गढ़ कहते हैं। ठीक, जैसे यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, भगड़, ये सब जो होते हैं ये गढ़ होते हैं। ठीक, यानी कि वर्णिक छंदों में इनका प्रयोग मात्राओं की पहचान के लिए होता है। ठीक, यानी कि जो वर्णिक छंद होते हैं, वर्णात्मक छंद होते हैं, उनमें वर्णों की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन्हीं गढ़ों का। अगर तो आपसे पूछा जा रहा है कि छंदों के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं? तो जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो आपका जो सही ऑप्शन होगा आपका 3 वर्णों के समूह को, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला है, आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो वाच्य अभी भी मैंने आपको बताया, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आज्ञा दीजिए, आज्ञा देने का मतलब आप कुछ कर्तव्य कीजिए। ठीक, यानी कि आप, जैसे हम कह रहे हैं आपसे, आप आज्ञा दीजिए, इसका मतलब आपसे हम अनुरोध करें कुछ करने के लिए, तो क्या होगा, कृतवाच्य से होगा। ठीक, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यवसायी अध्यवसायी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अध्यवसायी को जो अंग्रेजी होती है वो अप्राइज, अप्रोएस और एसिडोस और नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि आपसे जो अध्यवसायी की अंग्रेजी पूछी गई है या अंग्रेजी पर्याय पूछा गया है, तो जो आपका जो सही ऑप्शन हो सकता है, इसे जो कहते हैं वो अध्यवासी को स्ट्रेनस कहते हैं। जी हाँ, इसको स्ट्रेनस कहते हैं, बट ऑप्शन में ऐसा आपको कहीं भी कुछ मिल नहीं रहा। इसका मतलब होगा आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी कि नन। ठीक, क्योंकि कहीं पर आपको स्ट्रेनस मिल नहीं रहा, तो इसलिए आपका होगा नन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में एक शब्द का प्रयोग कीजिए। जी हाँ, जो हर काम को देरी से करने वाला हो, यानी कि हर काम को जो देरी से करता है उस व्यक्ति के लिए एक वो शब्द क्या हो सकता है। जो हर काम को देरी से करने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए जो हम प्रयुक्त में लाते हैं एक शब्द, उसको हम कहते हैं दीर्घसूत्री, दीर्घदर्शी, दीर्घसूत्री, अदूरदर्शी, विलंबी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका ये होगा कि दीर्घसूत्री। जी हाँ, दीर्घसूत्री उसे कहते हैं। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगला है, कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा, यानी कि जो कम बोलता है उसके लिए जो एक शब्द हो सकता है वो होता है मितभाषी। जी हाँ, जो कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं, यानी आपका ऑप्शन सी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित है, शेष को उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि जो ऑप्शन है आपका ये दिख रहा है। ठीक, यानी कि जो आपका ये पहला और ये छठा, ये आपके सही क्रम में लगे हुए हैं, और जो बीच के जी ये जो 4 हैं ये अव्यवस्थित क्रम में लगे हुए हैं। तो आपको व्यवस्थित क्रम में इनको लगाना है। तो व्यवस्थित क्रम में लगाने से पहले आपको मैं एक सोल्यूशन दूंगा कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो एक अर्थपूर्ण आपको वाक्य बनाना रहता है। तो अगर हम इसको अर्थपूर्ण वाक्य के रूप में बनाने का प्रयास करें, तो जैसे कहते हैं, सामाजिक जीवन में क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती, बिल्कुल नहीं पड़ती। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहचाने जाने वाले बहुत से, यदि क्रोध ना हो तो कष्टों के चिन्ह निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। तो अगर यहाँ पे इसको हम सही क्रम में लगाना चाहे तो आप, अगर ऐसे समझ में नहीं पा रहे तो आप ऑप्शन भी उठा के सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ऑप्शन से उठा रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ समय लग सकता है, बट ये नहीं है कि नहीं हो सकता, यानी कि आप ऑप्शन से भी कर सकते। अब आप अगर ऑप्शन पहला मिल गया तो सही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि सामाजिक जीवन में, अगर हम पहला ऑप्शन उठा के देखें वाह या ला, तो वाह या के बाद क्या होता है, कष्टों की चिर निवृत्ति का, यह ऑप्शन है। क्रोध की जरूरत, बिल्कुल ये अभी से समझ में आ गया, गलत हो गया। दूसरा है राया, अगर सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से या क्रोधों की, बिल्कुल यही से गलत हो गया। अगला है लारावा, यानी कि लारा, सामाजिक जीवन में यदि क्रोध ना हो तो क्रोध की ज़रूरत बराबर पड़ती, बिल्कुल ये भी नहीं हो सकता। अब आप ये भी सोच लीजिएगा, अगर आपके 3 ऑप्शन गलत हो चुके हैं तो आपको चौथा ऑप्शन छांटने की या जांचने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर चौथा ऑप्शन तो आपका सही ही 100% होगा। अगर आपका ऑप्शन चौथा सही नहीं है तो क्या होगा, आप उसके सिवा या तो आप क्वेश्चन छोड़ें, आप अगर या तो फिर ना करें, ये ऑप्शन रह सकता है। तो इसीलिए चौथा, अगर आपके 3 आपने अलग कर लिए हैं तो आप चौथा आंखें मूंद के लगा सकते हैं। ठीक ठीक। अगला क्वेश्चन है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जो इसका लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वो होता है कवि कल्पनाशील होता है। जी हाँ, कवि कल्पना में कहीं भी पहुंच सकते हैं। अगला है, मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी थी। तो जो मेरा नया बचपन कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। और जो अगर आप हिंदी में अगर 100% करना चाहते हैं तो जैसे कुछ विलोम हो गए, पर्यायवाची हो गए हैं, और ये
रचनाएं हो गई, कुछ हिंदी के और फैक्ट हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपको रटने ही पड़ेंगे। इसके लिए ना तो कोई सोल्यूशन है ना तो कोई ट्रिक है, आपको इनको रटना ही रटना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, अगर आप हिंदी में 100% करना चाहते हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर इन सारे सेक्शन को आप अच्छे से पहचान लीजिए और कर लीजिए। यानी मेरा नया बचपन नया मेरा जो नया बचपन है, ये रचना किसकी है? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर निम्न चांदनी के पर्यायवाची की बात की जाए तो चांदनी का जो पर्यायवाची होता है वो चंद्रिका बिल्कुल होता है, चंद्र प्रभा ये भी होता है, चंद्र नहीं, ये नहीं होता है। चांदनी का ये चंद्र पर्यायवाची नहीं होता है। जब आपको एक उत्तर मिल गया हो तो आपको अगला ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, यानी कि आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, यानी चंद्र ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, आज पानी बहुत गिरा डॉट 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 वाक्य है। तो आज पानी बहुत गिरा जो ये वाक्य है, आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल ही सरल वाक्य है। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। यानी कि जो सरल वाक्य होता है एक में साधारण वाक्य होता है। तो आज पानी बहुत गिरा बिल्कुल सरल है, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज राइट। अगला है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो अगर अनुनासिक व्यंजनों की बात की जाए तो अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वो पंचम अक्षर अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो पंचम अक्षर कौन से ऑप्शन में मिले? आपका डी, यानी कि पंचम अक्षर जो होते हैं अनुनासिक होते हैं, जैसे अणा, इया हैं, ये जो होते हैं ये अनुनासिक होते हैं। अगला है, अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर अजंत के संधि और विच्छेद की बात की जाए तो अगर इसका हम विच्छेद करेंगे तो इसका होगा विच्छेद अच धन अंत। तो अच धन अंत, ठीक, अच धन अंत होता। तो इसका मतलब ऑप्शन आपको जो सही मिल रहा है वो मिल रहा है आपका ऑप्शन बी, ठीक, अच धन अंत। अगला क्वेश्चन है, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। यानी कि जो ध्वनियों के उच्चारण स्थान होते हैं, यहाँ से भी हिंदी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कंटिन्यू, और पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए आपको इसको भी भूल नहीं सकते। तो जो सेकेंड वाला होता है, छा वाला होता है, ये आपके अगर मुंह में स्पर्श करेंगे तो जो आपका सेकंड नंबर जो आपका होता है, ठीक, यहाँ पे जो जैसे छा होता है, छा छा जितने भी होते हैं, जा झा झा यहाँ, ये सभी के सभी आपके तालव्य व्यंजन होते हैं, यानी आपका जो ऑप्शन सी है ये सही होता है। ठीक। आपका जो काका का ये कंठस्थ व्यंजन होते हैं। अगर हम बात करते हैं देवर को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि देवर का स्त्रीलिंग होगा क्या। तो देवर का देवरानी होता है, तो देवर में क्या जोड़े कि देवरानी बन जाए? तो देवरानी, देवरानी, यानी कि आपको आनी प्रत्यय जोड़ना है, ठीक, यानी कि आनी प्रत्यय आपका कहाँ पे है? तो ऑप्शन आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन बी जो आपका है ये ठीक, आनी प्रत्यय यहाँ पे लगा हुआ है, आनी नहीं होगा, यानी आनी होते हो रानी होता है ना, तो यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? यानी कि किस वाक्य में प्रत्यय लगा हुआ है? तो नगर, सागर, बाजीगर, अगर। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, जितने भी बाकी जो नगर है, सागर है, अगर है, ये तीनों सिंगल वाक्य, यानी इसमें कोई भी ना तो कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, केवल बाजीगर जो गर प्रत्यय लगा हुआ है। आपका ऑप्शन सी इज राइट, ठीक, आपका सी जो होगा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो शुभेच्छु का जो समानार्थी शब्द होता है वो होगा शुभचिंतक, हितैषी, शुभाकांक्षी, परोपकारी। तो अगर आप इसका शुभेच्छु जो शब्द है इसका जो समानार्थी होगा यानी कि पर्यायवाची होगा, इसकी बात करें तो शुभेच्छु का जो समानार्थी होता है वो होता है शुभाकांक्षी होता है। शुभाकांक्षी का मतलब ऑप्शन आपका सी, ठीक। अगला है, भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो भारतीय शब्द में अगर प्रत्यय की बात की जाए तो ई भारत, ई भारत, ई भारत, ई, यानी कि ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट, ठीक, आपका सी राइट। अगला क्वेश्चन है, नमक मिर्च में समास है। तो आपको मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि जब भी ये चिन्ह आ जाए दो शब्दों के बीच में, जब आपको ये चिन्ह मिल जाए तो आप आंखें मूंद के लगा सकते हैं कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ द्वंद्व समास होता है। इसका मतलब होता है और, यानी कि नमक और मिर्च, नमक और मिर्च का मतलब जहाँ पे ये चिन्ह आपको मिले ये आप हमेशा क्या लगा सकते हैं? द्वंद्व समास, ठीक। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन,
तालव्य वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो अगर तालव्य वर्णों की संख्या की बात की जाए तो तालव्य वर्ण 7 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो जैसे चा, छा, जा, झा, इया, षटकोणा सा होता है, या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये तालव्य वर्ण होते हैं। ठीक, तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका डी 7। ठीक, अगला है राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। इसमें पूछा जा रहा आपसे पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए, यानी कि जो उपयुक्त पंक्तियां लिखी हुई हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, तो इनमें कौन सा छंद होगा। दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला। तो अगर आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आप मात्राएं गिने सबसे पहले, और तभी आप इसको क्लियर कर सकते हैं कि कौन सा छंद होगा। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो राम लखन सीता सहित, यानी कि यहाँ पे आपको 13 मात्राएं मिल रही हैं, तो इसका मतलब होगा पहला। दूसरा क्या है, 11 मात्राएं मिल रही हैं आपको, तो 11 और 13, 11 का मतलब होता है दोहा, सोरठे का उल्टा दोहा। अगला है मूर्धन्य व्यंजन है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अगर मूर्धन्य व्यंजन की बात की जाए, जो दूसरा तीसरी लाइन होते टा ठा डा ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो टा ठा डा ढा कहाँ ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी। ठीक, ये होगा मूर्धन्य व्यंजन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अगर कुछ ऐसे शब्द या फिर नाम होते हैं जो हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं, कुछ ऐसे शब्द या नाम होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं, एक वचन होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको पुल्लिंग पूछा गया, जैसे दिनों के नाम जो होते हैं वो हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे भाषा होते हैं हिंदी, स्त्रीलिंग हो जाएगा। नदियों के नाम भी स्त्रीलिंग हो सकते हैं, तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। तो लेकिन जो दिनों के नाम होते हैं वो हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे सोमवार होता है, मंगलवार होता है। ठीक, ऐसे करके यानी कि दिनों के नाम भी आपके हमेशा और हमेशा पुल्लिंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। पहला है अलंकार का अर्थ है आभूषण या श्रृंगार, सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपसे इसमें असत्य पूछा जा रहा है तो जो आपका जो ऑप्शन सी दिया हुआ है कि अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है, ये आपका बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। ये आपका जो ऑप्शन सौंदर्य वर्धक गुण अलंकार कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही, काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। और अलंकार का अर्थ होता है आभूषण श्रृंगार, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले ये आभूषण श्रृंगार के रूप में ही उपयुक्त होते हैं अलंकार। आपके ये ऑप्शन यानी कि पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। अगला क्वेश्चन है वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जी हाँ, आपके सामने एक सही सही वाक्य छांटना है कि शुद्धतम शब्द क्या होगा। तो जो आपके सामने शुद्धतम शब्द होगा उसमें आपसे त्रुटि यानी क्या क्या हो सकती है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर मात्राओं की, ऐसे करके कुछ भी हो सकती है। तो आपको छांटना है कि किसमें अशुद्धि लगी हुई है। जिस प्रकार चीन, जापान, रूस, तुर्की में अपनी, एक मिनट, हाँ, अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है, उसी प्रकार भारत में हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए। और अगला ऑप्शन यानी कि अंतिम है जो डी, तो उसमें लिखा हुआ कोई त्रुटि नहीं है। तो अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा जो आपका जो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार से चीन, जापान, रूस, जैसे जब कोई भी समानार्थी शब्द के तीन या दो, एक इससे अधिक जब शब्द प्रयुक्त होते हैं तो वहाँ पे हमेशा कामा लगता है। जैसे चीन कामा जापान तथा रूस, रूस तथा तुर्की, यानी कि चीन, जापान, रूस, इनके बीच में यहाँ कामा लगेगा और आगे तथा लगा हुआ तुर्की, ये जाके सही होगा। यानी कि आपका पहला ऑप्शन जो है ये अशुद्ध है। ठीक, आप पहला मिल गए तो आगे छाटने की ज़रूरत ही नहीं हमको। ठीक, अगर आप आगे हम बात करें तो निम्न में से कौन सा अलंकार है, यानी कि जो जलता है यह जीवन पतंगा। तो इनमें आपको छांटना है अलंकार कौन सा है। तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो जैसे लिखा है जलता है यह जीवन पतंगा, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। जी हाँ, यहाँ वाचक शब्द सा यानी कि जन जानो मन मानो यानी कि जा सा जो आ जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है उपमा अलंकार, यानी कि सा वाचक शब्द लगा हुआ है। ठीक, यह जलता जीवन या पतंगा सा इसमें लगा हुआ नहीं है, क्योंकि आपको समझना है कि इसका भावार्थ क्या होगा। तो इस प्रकार के जो आपका जो सही उत्तर होगा वो उपमा अलंकार यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। ठीक, उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है
निम्न में रस के अंग हैं। तो रस के जो अंग होते हैं अगर उनको ही बात की जाए तो जैसे कहते हैं ना कि रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव होता है, ठीक। तो वही रस के अंग होते हैं। तो आपको दिख रहे हैं कि कहाँ पे हैं, तो रस में स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट। अगला है निम्न में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी छाटनी, मिठाई, 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 मिठाई। तो जो आपका शुद्धतम शब्द समझ में आ रहा है वो होता है मिठाई, यानी कि ऑप्शन बी जो आपका दिया हुआ ये राइट है, ठीक। ऑप्शन बी इज राइट, मिठाई। राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है। तो अगर राजस्थान की बोलियों की बात की जाए तो राजस्थान में जो मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा है वो तो राजस्थानी होती है, किंतु अगर राजस्थानी की भाषाओं की बात की जाए तो ये होती है मेवाती, ठीक। यानी कि जो ऑप्शन दिख रहा है मेवाती। अगला ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये उत्तर होगा। उसके बाद अधिकरण कारण का विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है। तो अधिकरण आप कर्ता से लेकर अंततः सभी जो कारक होते हैं, आप हमको लगता है आपने बहुत पहले ही पढ़ लिया होगा तो जो आपके सामने अधिकरण लिखा हुआ है, तो अधिकरण का जो कर्ता हो का जो चिन्ह होता है वो होता है में पर। अधिकरण में पर आपने पढ़ा होगा, तो आपका ऑप्शन जो बी दिया हुआ है में, ये आप सॉरी डी में है, ये आपका में जो है ये सही है, ठीक। यानी कि में। अगला क्वेश्चन है निम्न प्रश्न के शब्द युग्म के अर्थ भेद में से कौन सा गलत है। जी हाँ, आपके सामने जो ये दो दो शब्दों का जोड़ा बना हुआ अभेद अभेद, ठीक, अर्थी अर्थी, तो इनमें एक ऐसा जोड़ा है जिसका अर्थ सही नहीं लिखा हुआ। तो इसमें अगर आपसे छाड़ने के लिए कहा जाए, जैसे पहला है अभय उभय, तो जो अभय और उभय है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है निर्भीकता और दोनों। दूसरा है अभेद और अभेद्य, तो जो आपका दूसरा है भेद का अभाव, अभेद मतलब भेद का अभाव। दूसरा है जो तोड़ा ना जा सके, अभेद्य सॉरी एक मिनट, तो आपका जो ऑप्शन बी था अभेद और अभेद्य, जो इसका जो सही उत्तर लिखा हुआ है आपके सामने भेद का भाव जो तोड़ा ना जा सके, ऑप्शन जी हुए अर्थी और अर्थी, टिकठी और चाहने वाला। अगला ऑप्शन है आयत और आयात, देश में माल लाना विदेश में। तो जो आयत और आयात में ऑप्शन आपको डी मिला है, जो आयत और आयात दिख रहा है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आयत जो होता है ये एक विमेय चित्र होता है गणितीय, और जो आयात होता है ये देश में माल लाना, ये सही है। किंतु जो आयात है ये इसका इसका उत्तर आपको पहले दिया गया है, और जो विदेश में इसका उत्तर ये दिया है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका इसमें जो सही होगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन है वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई रेखांकित पद में, यानी कि जो वहाँ भयंकर यानी भयंकर में कौन सा पद है, यानी कि इसमें आपको छांटना है विशेषण होगा या फिर क्रिया विशेषण होगा या प्रविशेषण होगा या सर्वनामिक विशेषण होगा। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे जैसे लिखा हुआ है वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, जैसे वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई, तो जो रेखांकित शब्द भयंकर लिखा है, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो विशेषण होगा। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे वहाँ दुर्घटना हुई, वहाँ क्या हुई, तो वहाँ दुर्घटना हुई, यानी कि वहाँ की विशेषता क्या है, भयंकर, तो इसका मतलब होगा ये विशेषण है। कैसी दुर्घटना हुई, भयंकर दुर्घटना हुई। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। हैं, समुच्चारित मतलब समानुच्चारण नहीं है, तो अपहार उपहार, अभिराम अविराम, अंत्य अंतिम, अभिमान अभियान। अगर इसमें जो आपको समुच्चारित वाला जो नहीं है वो छांटना है, तो ऑप्शन जो आपका सी लिखा हुआ है अंत्य और अंतिम, जी हाँ, जो अंत और अंतिम लिखा हुआ है ये समुच्चारित युग्म नहीं है, क्योंकि दोनों का अर्थ जो होता है ये समान होता है, ठीक। यानी कि जो अंत्य और अंतिम का समान होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है उसने अपने साथियों को अपनी योजना डॉट 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 किया, तो इसका मतलब जो बीच में स्पेस दिया हुआ है इसमें कुछ भरना है आपको, तो आप क्या भर सकते हैं, जैसे उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना से क्या किया, भागी, दूर, स्थापित, सम्मिलित। तो उसने अपने सभी साथियों को अपनी योजना में क्या किया, सम्मिलित किया, तो इसका मतलब जो ऑप्शन डी होगा सम्मिलित, ये आपका सही उत्तर होगा, ठीक। क्योंकि आप योजनाबद्ध तरीके से कोई कार्य करते हैं तो और मित्रों का सहयोग लेके करते हैं, तो मुझे उम्मीद होती है
कि वो कार्य जरूर सफल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो क्या तुम वो जानते हो कि प्रधानमंत्री आज विदेश जा रहे हैं? जी हाँ, अगर चिन्हों की बात की जाए यहाँ पे तो जो लग रहा है जैसे लास्ट में लिखा हुआ, क्या तुम जानते हो कि प्रधानमंत्री जी विदेश जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्रश्न खड़ा हो रहा है, आप किसी से पूछा जा रहा है तो प्रश्न खड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब प्रश्नवाचक। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? तो जो माटी की मूर्तें रेखा चित्र है ये आप हमको लगता है सभी को पता होगा, ये रामवृक्ष बेनीपुर जी का रेखा चित्र है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो जो आवारा मसीहा जीवनी है उसमें प्रसिद्ध साहित्यकार शरणचंद चट्टोपाध्याय, जी हाँ, शरचंद चट्टोपाध्याय जी का उल्लेख किया गया है। और आवारा मसीहा यानी कि ये जो शरचंद चट्टोपाध्याय जी, इनकी संपूर्ण जानकारी देती है। अगर आपसे हम ये पूछें कि आवारा मसीहा रचना किसकी है, तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, विष्णु प्रभाकर की रचना है। अगला आपका क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यानी कि जो आपके सामने एक वाक्य दिया हुआ है ऐसे लेकर यहाँ तक का, ठीक, तो इसको आपको ये देखना कि कहीं कुछ त्रुटि यानी कि कोई गलती तो नहीं है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, जैसे लिखा है कि युद्ध में पीठ दिखाकर दौड़ नहीं जाता, या दौड़ा नहीं जाता, यही आपको समझ में आ गया हमको लगता है, बल्कि शत्रु का डटकर सामना किया जाता है। तो बल्कि शत्रु का डटकर सामना किया जाता है, ये तो सही है। युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ा नहीं जाता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना किया जाता है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो जो लिखा हुआ है, जो सच्चा वीर वही होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सच्चा वीर वही होता है जो कभी भी युद्ध में पीठ दिखाकर नहीं भागता, बल्कि शत्रु का डटकर सामना करता है। तो जो ऑप्शन आपका बी लिखा हुआ है, आपका जो बी लिखा हुआ है, युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं आता, बल्कि युद्ध से कभी नहीं भागता, इसका मतलब अब जो ऑप्शन बी ये आपका इसमें त्रुटिपूर्ण अंश है। पहला जो लिखा हुआ आपका कि सच्चा वीर वही है जो कभी युद्ध से पीठ दिखाकर दौड़ नहीं भागता नहीं, यानी कि ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपने लगभग हिंदी के 50 प्रश्न सॉल्व किए, जो कि यूपी के सभी हिंदी, जहाँ पे हिंदी पूछी जाती है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो आज बस इतना ही, नमस्कार। आप इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम सेक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ अवेलेबल है। आप सभी वीडियोज़ के पीडीएफ वहाँ पे मिलते हैं आपको, तो आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम सेक्शन हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।